नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आशीष शुक्ला। और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जो अभी अभी गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ पोर्टल के लिए नया नया नियम आया हुआ है कि अब उसे MIB रेगुलेट करेगी। तो ये वीडियो उसी के विषय में है। जी हाँ, OTT प्लेटफॉर्म क्या है और इन सब चीज़ के बारे में ही इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा क्योंकि इसमें डिटेल हमने काफ़ी रिसर्च की हुई है, जिसमें आपको किसी भी चीज़ का आपके अंदर भ्रम न रहे। हर चीज़ का एक एक पॉइंट का हमने रिसर्च करके आपको समझाते गए हैं। तो इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और कि आपके लाभदायक इसमें जानकारी है, और तो इसलिए कोई चीज़ छूट ना जाए आपसे। तो इसको आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि ऑनलाइन माध्यमों का रेगुलेशन टीवी से ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का रेगुलेशन जो है वो टीवी से ज़्यादा ज़रूरी है। और अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज़ या कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है। तो इसमें जो है फेक न्यूज़ को लेकर पत्रकारों की जो मान्यता समाप्त कर देने वाला एक विवादित आदेश जो था कि आदेश के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो है ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल को लेकर और वेबसाइट यानी वेब मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जो है इसमें एक नियम बनाया दिया है। तो कुल मिला के अब वो मतलब अब सरकार के अधीन में आ गया वेब मीडिया जो है। अब जो वेब मीडिया पहले उछलते कूदते थे ना, वो नहीं कर सकते। अब वो उस पर नकेल कसेगी गवर्नमेंट। तो मंत्रालय ने इसके लिए जो अधिसूचना भी जारी कर दी है, और जिसके मुताबिक अब ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर सूचना व प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आ जाएंगे। अब सीधे सीधे सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे। तो सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए केंद्र के हलफनामे के मुताबिक देश भर में सरकार ने 385 चैनलों को नियमित न्यूज चैनल के लाइसेंस दिए हैं। और ये चैनल समाचारों के साथ साथ मनोरंजन इतर मतलब कार्यक्रम प्रसारित भी करते हैं। और इनमें वार्ता या जैसे डिबेट वगैरह आप लोग देखते होंगे, डिबेट हो गया, और कुछ मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। तो जनता तक जानकारी पहुंचाने के अलावा इनमें कई कार्यक्रम भी होते हैं। और जिसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 530 ऐसे चैनलों को भी लाइसेंस देके रखा हुआ है जो पूरी तरह से मनोरंजन, खेल और भक्ति, अध्यात्म, वो जो है एंटरटेनमेंट के जो अलग अलग चैनल हैं वो कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। तो इन खबरिया चैनल यानी न्यूज चैनल ने आत्मनियमन के लिए सबसे पहले न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन यानी NBA बनाया, जिसमें देश के कई अग्रणी न्यूज चैनल शामिल हैं। और इसकी सदस्यता भी जो है ऐच्छिक तौर पर है, कोई भी मतलब ले सकता है जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित है। और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो उसके अगुआ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ही सेवानिवृत्त जज जो है न्यायाधीश जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी हैं। और दूसरा संगठन वही जो है अस्तित्व में आया है अभी, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन NBF जिसको कहते हैं, जिसके प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष जो है अभी तय नहीं हो पाए हैं, लेकिन अभी भी। और इसके अलावा जो 237 ऐसे चैनल हैं जो दोनों में से किसी भी संगठन के सदस्य नहीं है। और ऐसे चैनलों के खिलाफ आने वाली जो शिकायतें हैं, गड़बड़ियां हैं या लापरवाही पर कार्रवाई करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मतलब जो एक समिति बना रखी है। ये समिति शिकायतों या फिर स्वतः संज्ञान को लेकर भी कार्रवाई कर सकती है। तो दरअसल डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन की बात केंद्र ने ही उठाई थी, और IB मिनिस्ट्री ने जो है सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि डिजिटल मीडिया में हेट स्पीच जैसी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, और जो इसके लिए गाइडलाइन तय करें। तो हुआ क्या था कि 2019 में IB मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि केंद्र एक ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो मीडिया की आज़ादी छीन ले। तो मतलब ऐसा प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था। तो लेकिन OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक रेगुलेशन मैकेनिज्म के बारे में उन्होंने जरूर कहा था कि जैसा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए होता है, वैसा ही एक OTT प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए। तो अब OTT प्लेटफॉर्म है क्या? तो आपको बता दें, OTT प्लेटफॉर्म का मतलब है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। जी हाँ, जो इंटरनेट के माध्यम से वीडियो या अन्य डिजिटल मीडिया संबंधित कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो एक तरह से ऐप होते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाते हैं, और ये सब कंपनी के जो है अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म होते हैं। और इन OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए आपको इन OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। हालांकि इनके सब्सक्रिप्शन की जो फीस होती है ना, वो आपके किसी फिल्म के एक टिकट के बराबर होती है। वो भी
एक टिकट की कीमत के बराबर पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, तो जिससे साल भर तक दर्शक आराम से फिल्में देखते रहते हैं। और OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत जो है आपको बता दें कहाँ से, ये अमेरिका से हुई थी, या धीरे धीरे इंडिया आया और उसके बाद इसके डिमांड बहुत तेजी से बढ़ा। तो आपको बता दें कि इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म और ऑडियो स्ट्रीमिंग, OTT डिवाइसेस और वॉइस IP कॉल और कम्युनिकेशन चैनल मैसेजिंग आदि के लिए किया जाता है। तो OTT प्लेटफॉर्म सर्विसेज के बारे में बात की जाए तो इसकी जो सर्विसेज हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। यानी OTT जो प्लेटफॉर्म होती है ये 3 प्रकार की सर्विसेज में, जिसमें पहला की बात करते हैं हम ट्रांजैक्शन वीडियो ऑन डिमांड की, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TVOD, ट्रांजैक्शन वीडियो ऑन डिमांड। तो OTT प्लेटफॉर्म की इस TOD सर्विस में एक सुविधा दी जाती है कि यदि ग्राहक अपने किसी पसंदीदा टेलीविज़न शो या फिल्म को एक बार देखना चाहते हैं तो इसके ज़रिए वो किराए पर ये देख सकते हैं, यानी एक रेंट छोटा सा अमाउंट देके वो देख सकते हैं, या इसे खरीदा भी जा सकता है। तो उदाहरण के लिए एप्पल iTunes आदि वगैरह हो गए। अब अगला जो है सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड, जी हाँ, जिसका शॉर्ट नेम है SVOD। यदि ग्राहक वीडियो स्ट्रीमिंग कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो उन्हें इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है और सब्सक्रिप्शन के लिए उन्हें कुछ भुगतान करने की आवश्यकता भी होती है। तो वही बात की जाए कि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें ग्राहक ओरिजिनल कंटेंट देख सकते हैं। उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स हो गया, ZEE5 हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया। तो ये इस टाइप के जो है प्लेटफॉर्म है जिसमें छोटा सा अमाउंट देके आप साल भर वीडियो वो सब देख सकते हैं। अब अगला है एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड, जिसको AVOD कहते हैं। तो इसका क्या है कि इसमें OTT सर्विस में विज्ञापन मौजूद होते हैं और इसमें ग्राहक मुफ्त में कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन ये कंटेंट देखने के साथ ही उन्हें बीच बीच में ऐड भी देखने पड़ते हैं, और जो कि कोई भी वीडियो ऐड हो सकते हैं। तो ये OTT प्लेटफॉर्म में दी जाने वाली सर्विसेज के फायदे की भी अपन बात कर ली जाए, अगर इतना सब जानकारी रख रहे हैं तो फायदे इससे क्या होगा कि जहां लोगों को टीवी शोज एवं फिल्मों या कुछ भी पसंदीदा प्रोग्राम जो है देखने के लिए केबल टीवी कनेक्शन या DTH कनेक्शन की आवश्यकता होती है, वहां अब लोग केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग करके अपने पसंदीदा शो चाहे जब नहीं तब देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर सब लोग वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री या जो भी कंटेंट देखते हैं वह सब ओरिजिनल होते हैं, जो किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं होता है। कुछ OTT प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो खुद के कंटेंट या सीरीज बनाकर इसमें डालते हैं, और ये अमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स जैसे कुछ OTT प्लेटफॉर्म हैं। तो इस तकनीक के माध्यम से लोगों को काफ़ी सुविधा दी गई है, क्योंकि लोग जब चाहें तब अपने पसंद के अनुसार एवं चाहे जो भी OTT ऐप का उपयोग करना चाहें वह कर सकते हैं। तो आज के समय में लोग टीवी यानी कि टेलीविज़न के स्थान पर स्मार्ट टीवी या स्मार्टफोन या टैबलेट जैसे डिवाइस खरीद रहे हैं, और इसका मुख्य कारण है OTT प्लेटफॉर्म ही है, क्योंकि लोग अब इन डिवाइसेस पर जो है OTT को कनेक्ट करके उसमें जो ये शोज देख लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये कुछ सुविधाएं हैं इसमें जो है। और वहीं ये OTT प्लेटफॉर्म ऐप को लोग आसानी से अपने मोबाइल या फ़ोन या टैबलेट में प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड भी कर लेते हैं, और इससे अपनी स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करके अपने पसंद के शोज़ या फिल्में वो चाहे जब नहीं तब देख सकते हैं। तो OTT का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि लोगों को इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, और उन्हें जिस समय जो कंटेंट देखना हो वह देख लेते हैं। यह इसकी सबसे बड़ी एक खास बात है। तो यानी कि आज अभी आप व्यस्त हैं कि कोई मतलब टाइम नहीं है, मतलब जिस टाइम पे उसका लाइव प्रसारण टीवी पे हो रहा है, मतलब प्रसार आ रहा है, तो उस टाइम ना देखिए आप, यानी कि किसी भी टाइम फ्री टाइम देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट मिलता है। तो अब OTT प्लेटफॉर्म में बॉलीवुड की जो है 2020 में आने वाली कुछ फिल्में भी शामिल हो गई हैं। तो फिल्में रिलीज भी होने वाली थी, जिससे लोगों को अपने घर में ही परिवार के साथ ये मूवीज़ देखने का मौका मिलेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर एक याचिका दाखिल करके OTT प्लेटफॉर्म के नियंत्रण का मुद्दा उठाया गया था, तो जिसमें कहा गया था कि एक स्वायत्त संस्था इसकी निगरानी करे, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा था, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे केवल न्यूज़ पोर्टल ही नहीं बल्कि वीडियो कंटेंट स्ट्रीमिंग करने वाले नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और वीडियो और हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। तो इन्हें
इंटरनेट के जरिए एक्सेस किया जाता है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र के समेत आईबी मिनिस्ट्री और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी इस संबंध में नोटिस भेजा गया था। तो अब बात करें कि मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है। जैसे अब देखिए इसमें जैसे शब्द आ रहा था, आपको इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते चलने की बात, इस चीज को समझ। अब मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को जो नोटिस दिया, तो मोबाइल एसोसिएशन इंडिया का क्या रोल है, तो आपको बता दें इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट नेम है IAMAI, यानी इसकी स्थापना जो है 2004 में की गई थी। यह सोसाइटी अधिनियम 1896 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संस्था निकाय है, मतलब औद्योगिक निकाय है। और तो देखा जाए तो आज का जो दौर है फ्रेंड्स, वो इंटरनेट का दौर है। जैसे कि आप सब हम लोग जानते हैं कि जहां हम पहले छोटे छोटे काम के लिए बाहर निकल जाते थे, वहीं आज ये सारे काम हम घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। और फिर चाहे उसे टेलीविजन पे देखना हो, न्यूज़ पढ़ना हो, बैंकिंग वर्क हो, ऑनलाइन पेमेंट करना हो, ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कुछ लोग बिना ऐड के मोबाइल पे देखते हैं, मतलब अपने मोबाइल से ही आप सारी चीज़ कर सकते हैं। तो यह समय देखना, मतलब ये सब पसंद करने लगे। तो वहीं टेलीविजन शोज की जगह अब वेब सीरीज ने ले ली है, जिसके चलते OTT प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। परंतु अब इससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि कोरोना वायरस के चलते की वजह से, लॉकडाउन के चलते बॉलीवुड ने भी अब अपनी फिल्में इन्हीं OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का निर्णय लिया है ना। तो अब क्या करेगा, मतलब एक ऑप्शन, एक नया प्लेटफॉर्म का इसी तरह से उदय हुआ। अब इस नए प्लेटफॉर्म को महत्व दिया जाने लगा है। तो मौजूदा व्यवस्था क्या है, तो अभी जैसा आपको बात बताएं कि प्रिंट मीडिया में पर जो है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन नज़र रखती थी। और उसी तरीके से एडवर्टाइजिंग और फिल्मों पर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन नज़र रखता था, है ना। तो ये अभी तक की व्यवस्थाएं थी। तो जो अब नया फैसला आया है, इस नए फैसले के तहत क्या प्रावधान रखे गए हैं, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित भी हो चुका है। जी हाँ, तो इस अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने, जो कि कार्यावंटन नियमावली को में 1961 को संशोधित करते हुए यह फैसला लिया गया है कि नोटिफिकेशन में कहा गया है भारत सरकार कार्य आवंटन नियमावली और 1961 में दूसरी अनुसूची में सूचना एवं प्रसारण शीर्षक के तहत प्रविष्टि 22 के बाद निम्न उप शीर्षक और प्रविष्टि को जोड़ा जाए। ये है 5A डिजिटल ऑनलाइन मीडिया, या 22A यानी 22A ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध फिल्म और दृश्य श्राव्य कार्यक्रम। वहीं 22B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाचार एवं समसामयिकी से संबंधित सामग्री। और अधिसूचना के साथ ही यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। तो इसके साथ ही अधिसूचना एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय को जो है ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध फिल्म, दृश्य श्राव्य और यानी दृश्य फिल्म जो विजुअल फिल्म होते हैं, समाचार व समसामयिकी विषयों से संबंधित सामग्रियां हो गई और वहीं नीतियों के विनिमय का अधिकार मिल गया है। तो अधिसूचना में जारी इन नियमों को भारत सरकार जो है कार्यबंटन 397वां संशोधन नियमावली 2020 कहा जाएगा, ये जो कि एक ही बार लागू हुए हैं। तो अब देखा जाए इस नए फैसले का असर क्या होगा। तो नए फैसले से बिना किसी सबूत और झूठी खबर दे रहे ऑनलाइन पोर्टल पर लगाम लगेगी। इससे कानून व्यवस्था और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, क्योंकि कई मामलों में देश में ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दिए गए कंटेंट से भी अपराधों को दंगा का बढ़ावा मिला है। और हालांकि तमाम राज्यों में साइबर ब्रांच जो है, साइबर सेल जिसको बोलते हैं, इस पर नज़र रख रही है, परंतु इसके लिए कोई रेगुलेशन ना होने की वजह से लोग बच निकलते हैं। तो जैसे फेसबुक से देखे कई बार दंगे वगैरह हो गए हैं, ऐसा फैला गया, तो ये सब उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए है। तो वहीं न्यूज़ पोर्टल और मीडिया वेबसाइट को भी रेगुलेट करने के लिए सरकार ने 10 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। और इस कमेटी में सूचना प्रसारण और कानून, गृह, IT मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया था। तो अब बताओ भैया, न्यूज़ पोर्टल वाले तो बड़े भारी निकले, क्योंकि बताओ इनको कंट्रोल करने के लिए 10-10 विभागों के सचिवों को रखा गया है।
वैसे इसके अलावा माई जियो के चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन और न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है। और कमेटी से ऑनलाइन मीडिया और न्यूज़ पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्लेटफॉर्म के लिए उचित नीतियों की सिफारिश करने को भी कहा गया था। तो फ्रेंड्स, ये रही कुछ जानकारी हमने आप लोगों को दी, जो भी सरकार के कुछ न्यूज़ पोर्टल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने वालों के लिए ये कुछ जानकारियाँ हमने आप लोगों को दी। कैसी लगी जानकारियाँ, और कुछ मन में क्वेश्चंस हो तो बताइए कमेंट में, हम उसको भी क्लियर करेंगे। पर अभी तक जितना सरकार ने अभी चीज़ सफाई दी है, जो चीज़ अभी डिक्लेयर किया है, वो मैंने आपके सामने पूरा रख दिया है, आपको पूरा दिखा दिया है। तो अब रेगुलेशन में यही है कि पूरी तरीके से प्रतिबंध है, और सोच समझ के अगर न्यूज़ पोर्टल वाले भी अपना सोच समझ के प्लेटफॉर्म पे काम करें, है ना। तो सरकार का कंट्रोलिंग तो हर जगह रहेगी। जब ज़्यादा आती हो जाती है तो फिर सरकार कंट्रोलिंग करना शुरू कर देती है, और अति का अंत तो होता ही है। इसलिए लोग मतलब मिसयूज़ करने वाले बहुत होते हैं, जबकि सही यूज़ करने वाले बहुत कम होते हैं। तो उसी को लेके ये नियम बनाए गए हैं। खैर चलो ठीक है, फिलहाल जो हो रहा अच्छा हो रहा, सही चीज़ है। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और लगातार बने रहे आप न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर। हम आपको ऐसी जानकारी समय समय पर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।